कैसा दिखाई देता है उस पर बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो कुछ अलग है। डू यू रियली हैव पाउंड्स ऑफ टॉक्सिक पूप इन योर कॉलन? तो बोल रहे हैं क्या सच में आपकी बॉडी के अंदर जो है वो बहुत सारा पूप इकट्ठा रह जाता है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन मैं इसको अलग तरीके से समझा रहा हूँ कि खाना कैसे हमारी बॉडी के अंदर जा रहा होता है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छा है ये वीडियो, ध्यान से देखो। आप लोग कभी भी देख सकते हो, मैंने पहले ही बताया है, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी क्या करके एक चैनल है यूट्यूब पर। उसमें रियल जो हमारे रियल अंग होते हैं वो दिखा रहे होते हैं। अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हो आप तो बिल्कुल देखना चाहिए। हमारा शरीर जो ये है ना, जो हमारा मस्तिष्क रहता है, जो इसको इन्होंने कैसे काटा है, बीच में से काटा हुआ है और दिखा रहा है। ये हमारा मुंह है, यहाँ से खाना जा रहा होता है। नाक की कैविटी ये है, नाक की कैविटी यहाँ पर, ये वाला एरिया पूरा मिल जाता है। एपिग्लॉटस नीचे दिख जाएगा, आपको दिखाएंगे अभी। ये मस्तिष्क है, हमारा माइंड है। ये पश्चिम मस्तिष्क होता है जो कि दिखाई दे रहा है आपको, पश्चिम मस्तिष्क बोलते हैं इसको। ये सारी नसें रियलिटी में ऐसी इसी प्रकार की नसें होती हैं। ऊपर आंख बनी आंखें रहती हैं हमारी। तो खाना जो है वो मुंह से नीचे आता है ना। इन्होंने सामने से काटा हुआ, उन्होंने बताया कैसे काटा हुआ है। तो ये खाना इस नली से होता हुआ नीचे जाता है और ईसोफेगस में जाता है, यानी कि भोजन नली में जाता है एपिग्लॉटस से होते हुए। एपिग्लॉटस क्या है, खाने वायु और खाने के मार्ग को अलग करता है ना। ये है एपिग्लॉटस, नीचे आएगा, आपको नीचे मिलेगा। तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये यहाँ पर ये वाला, ये सांस की नली से अलग हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद जो है वो खाना हमारे भोजन नली से, ईसोफेगस से होते हुए कहाँ आता है, पेट में आता है। देखो रियलिटी में हमारी भोजन नली ऐसी दिखाई देती है, बड़ी आंत ये दिखाई दे रही है, छोटी आंत कैसे, मतलब एक तरह से आपको जो है वो एनिमेशन कैसे दिखाते हैं, डायग्राम कैसे बनाते हैं, रियल में कैसे दिखाई देती है ये, तो इस तरह से दिखाई देती है। आप खुद सोचो, मिट्टी खाओगे आप तो मिट्टी इधर से, आपकी किडनी का लेना देना ही नहीं है इससे कुछ। तो किडनी में मिट्टी कैसे पहुंच जाएगी, नहीं पहुंचेगी ना। मिट्टी अगर ईंट खाते हो तो यहाँ से आएगी, छोटी आंत में जाएगी, इधर उधर घूमेगी और बड़ी आंत से होते हुए बाहर निकाल दी जाएगी आपकी बॉडी से, है ना। तो पथरी केवल मिट्टी, ईंट मिट्टी खाने वगैरह से नहीं होगी, आपकी कैल्शियम ज़्यादा खाने की वजह से होगी, और वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपको हो जाएगी। तो यहाँ पर खाना आता है, उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे कैसे खाना जो है वो हमारी बॉडी में आता है। बता रहे हैं कैसे स्टमक में आता है, फिर छोटी आंत में आता है, ये सारी। ये रियल बॉडी में ऐसा रहता है। ये ऊपर आपको लीवर दिखाई दे रहा है, छोटी आंत ऐसी फंसी हुई रहती है पूरी तरह से। ये रियल बॉडी है आपकी, स्टमक यहाँ पर कहीं रहता है। तो ये इंटैक्ट बॉडी, मतलब निकाले नहीं है चीजों को। खाना यहाँ पर आता है, वो अब बहुत ज्यादा डीप में दिखा रहे हैं। उतना डीप में मैं नहीं दिखा सकता हूँ, 40 मिनट 17 मिनट का एक ही वीडियो हो पाएगा, तो मैं उतना ज्यादा आपको जाने की जरूरत भी नहीं है। खाना स्टमक से यहाँ पर जब आता है ना, स्टमक से छोटी आंत में जा रहा होता है, जब खाना इधर से इसमें जा रहा होता है, यहीं पर एक और नाली जुड़ी रहती है, जिससे इसमें क्या मिल जाता है, यकृत से आने वाला पित्तरस जो रहता है ना, और जो अग्नाशय से जो रस आ रहा होता है, वो रस यहाँ पर खाने में मिला दिया जाता है, यहीं पर इसी जॉइंट पर, है ना। तो वो एक्सप्लेन करेंगे उस चीज को, लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, मैंने केवल आपको बता दिया। उसके बाद छोटी आंत में जाता है खाना, छोटी आंत में लगातार चलता रहता है खाना, और कहाँ जाता है फिर, ये छोटी आंत में जाता रहता है। छोटी आंत जुड़ी हुई रहती है, शायद अभी वो बॉडी में दिखाएंगे आपको, बॉडी में कैसे जुड़ी हुई रहती है। उस चीज को कोशिश करना समझने की, छोटी आंत कैसे मांस से जुड़ी हुई रहती है। ये देखो, छोटी आंत ऐसी रहती है, देखो कैसे जुड़ी हुई है, देखो कैसे चमड़ी से जुड़ी हुई है हमारी छोटी आंत। ये ऊपर की मेन आंत है, ये कैसे मांस कैसे जुड़ा हुआ है फैट से। यकीन मानो, यकीन मानो, बहुत सारे बच्चों ने रियलिटी में ऐसा नहीं देखा है। रियलिटी में आपको छोटी आंत ऐसे दिखाई देती है, रियलिटी में आपका ऐसा होता है, आपके सामने बॉडी रखी हुई है, बॉडी दिखा रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं जानते हैं, आप जान रहे हो। कुछ हद तक बोल सकते हो आप लकी हो, आपको देखने का मौका मिल रहा है। कई बच्चों को इंटरनेट का यूज करने का मौका नहीं मिल रहा है, वो कभी नहीं जान सकते कि छोटी आंत कैसे तरह से जुड़ी हुई रहती है। आपकी बॉडी के अंदर कैसे जुड़ी हुई छोटी आंत आप महसूस कभी नहीं कर सकते। इसको देखने के बाद हाँ, अब आपको लगेगा, फील आएगी कि हमारी छोटी आंत कैसे जुड़ी हुई है। देखो इस तरह से कैसे जुड़ी हुई है ये मांस। अगर छोटी आंत में ऑपरेशन करना है तो इसको अलग करना पड़ेगा और काटना पड़ेगा और उसको लगाना पड़ेगा। इस तरह से मांस से जुड़ी रहती है, ये पूरा का पूरा फैट है, फैट से जुड़ी रहती है। एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, वो मेरी फील्ड नहीं है, मैं ज़्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ आपको। मैं केवल बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हमारी जो भ्रम है वो कुछ टूट जाएंगे। छोटी आंत जो है वो एक नली जैसी नहीं रहती है, वो मांस से जुड़ी ही रहती है। उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो।
अब वो अपने टॉपिक पर है जिसमें उनको पूप के बारे में बताना है, पोटी के बारे में बताना है कि कैसे पोटी खट्टी हो जा सकती है, या फिर कैसे आपके आप ज़्यादा खान पान कैसा क्या करोगे तो उसके कारण से कैसा कैसा इफेक्ट हो सकता है छोटी आंत बड़ी आंत पर, कैसे स्ट्रेच हो सकती है, वो सब चीज़ मेन चीज़ मैं दिखा चुका हूँ। और वही इंपॉर्टेंट भी थी जो कि मेरे को दिखाना थी। तो आहार नलिका अभी तक आपने देखी होगी, सुनी होगी, लेकिन इस तरह से नहीं देखी होगी। रियलिटी में इस प्रकार से छोटी आंत ऐसी ऐसे खाना जाता होता है। और अभी तक हम ये तो देख रहे होते हैं कि रियल में हमको आहार नलिका जो है वो इसी तरह से सिस्टम दिखाया जाता है। ये दांत बना हुआ है, ऊपर से खाना आया, भोजन नली से होते गया, स्टमक में गया, स्टमक से छोटी आंत में मिलता है, और यहीं यकृत से जो है वो रस मिल रहा होता है खाने में, यहाँ छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत फिर बड़ी आंत में भेज देती है, बड़ी आंत उसको गुदा द्वारा द्वारा बाहर कर देता है। यहाँ पर ये यकृत है, डायाफ्राम उसके ऊपर है। डायाफ्राम के कारण से ये हिचकी भी आती है, शायद आपने अंतम का वीडियो देखा होगा वो वाला। यहाँ नीचे अग्नाशय है, और यकृत में जो है वो पित्ताशय होता है, और यकृत और पित्ताशय जो है वो रस छोड़ते हैं खाने में, पाचन संबंधी, है ना। और अग्नाशय बाहर की तरफ होता है, ये बाहर की तरफ है। छोटी आंत को ही क्षुधांत्र बोलते हैं। फिर उसके बाद बड़ी आंत को बृहदांत्र बोलते हैं, कोलान भी बोल सकते हैं इसको। परिशेषिका मतलब कि ये पानी को अवशोषित करने के लिए यहाँ पर रहती है कुछ। अब देखते हैं हमारे हमको नई बुक में क्या देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रयोग दिया हुआ है। 1 ml मंड का घोल लीजिए, 2 परखनली में लीजिए, परखनली में लार डालिए तथा दोनों परखनली को 20-30 मिनट तक शांत छोड़ दीजिए। धन में आयोडीन घोल डालिए। किस परखनली में आपको रंग परिवर्तन दिखाई दे रहा है? दोनों परखनली में मंड की उपस्थिति के बारे में ये क्या इंगित करता है? ये लार की मंड पर प्रक्रिया के द्वारा में क्या दर्शाता है? तो ये प्रैक्टिकल आपको ये दिखा रहा होगा। आपको मंड लेना है, मतलब स्टार्च लेना है। और स्टार्च को क्या कर देना है? दोनों परखनली में स्टार्च लेना है, एक परखनली में लार डाल देना है थोड़ी सी, और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। जिसमें आप लार डालोगे तो वो स्टार्च को काय में कन्वर्ट कर देगी, जस्ट आपको वीडियो में दिखाया मैंने। स्टार्च को काय में कन्वर्ट कर देगी? लार शुगर में कन्वर्ट कर देगी। और जैसे ही थोड़ी देर में शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा वो चीज, तो जब आप आयोडीन डालोगे तो 1 विलियन जो शुगर में अपन ने जिसमें लार डाली थी उसका रंग चेंज नहीं होगा। आयोडीन स्टार्च की उपस्थिति दिखाता है ना। तो आयोडीन विलियन आपने दूध वाला प्रैक्टिकल करा है, सभी को क्लास में करवाया हुआ है। जैसे ही हम दूध में स्टार्च डाल देते हैं और आयोडीन डालते हैं तो उसका कलर कैसा ब्लू ब्लू पर्पल कलर का हो जाता है, और जिसमें नहीं है उसका येलोइश होता है, जो कि आयोडीन का ही कलर है। तो आयोडीन स्टार्च की उपस्थिति दिखाता है। तो वही बोलने को बोल रहे हैं, हमारी लार क्या करती है? स्टार्च को कन्वर्ट कर देती है शुगर में, इसलिए उसका कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन हाँ, जिस पर हमने लार नहीं डाली थी उसका कलर चेंज हो जाएगा, जो कि आपको पता होना चाहिए। बस इसीलिए है ये वाला प्रैक्टिकल, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए। हम तरह तरह के भोजन खाते हैं जिनमें उसी भोजन नली से गुजरना होता है, प्राकृतिक रूप से भोजन को एक क्रम से गुजरना होता है, जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। इसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं, क्योंकि आहार का स्तर बहुत कोमल होता है। अतः भोजन को गीला किया जाता है ताकि इसका मार्ग आसान हो सके। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में केवल जल नहीं है, ये लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है, जिसे लाला रस कहते हैं या लार कहते हैं। तो लार को अब अगली बार आपको किसी कोई अच्छी चीज दिखे और मुंह में पानी आया तो वो लार नहीं आए मुंह में, तो बोलना लाला रस आया है। अजीब सा लगता है, लेकिन उसको लार को ही लाला रस भी बोलते हैं। एक्चुअली ये इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो हिंदी का मजाक बना देते हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं है, अपने लिए लार ज्यादा काम की चीज है, तो लार आ जाती है मुंह में। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है। यदि इसका अवशोषण आहार नालों द्वारा करना है तो इसे छोटे छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। तो जो हम खाना खा रहे हैं, मैंने पहले ही बताया, रोटी खा रहे हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, वो जटिल संरचना है। उसमें से हमारे काम, रोटी में से कार्बोहाइड्रेट निकालना एक जटिल काम है। खाना जो हम खा रहे होते हैं उसमें पोषक तत्व होते हैं, वो लेकिन रियल फॉर्म में नहीं होते हैं, उनको हमको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहीं पर ये लिखा हुआ है, छोटे छोटे अणुओं में उसको खंडित करना होता है। ये काम कौन कर रहे होते हैं? ये काम जैव उत्प्रेरक कर रहे होते हैं, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेज कहते हैं। यह मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। तो इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि लार में कौन सा एंजाइम होता है। और मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा होगा आप जो है, यदि आप इन एंजाइम के बारे में यहाँ बुक में एक साथ लिखते जाएं कि लार ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम का नाम क्या है। लार एमिलेज एंजाइम है, जो कि क्या करता है? स्टार्च को कन्वर्ट करता है शुगर में। इसी प्रकार से छोटी आंत में भी कुछ एंजाइम के बारे में आएगा चैप्टर में, आपको पता होना चाहिए। इन एंजाइम पे ऑब्जेक्टिव बनते हैं बहुत बार, फलाना एग्जाम कहाँ से निकलता है और क्या करता है, किसका ऑब्जर्वेशन करता है, किसका ऑब्जर्वेशन किसको अवशोषित करता है, प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट किसको अवशोषित करता है।
तो इस तरह का आते हैं ऑब्जेक्टिव, आपको पता होना चाहिए हर एक एंजाइम के बारे में, जितने चैप्टर में आए कम से कम उतने तो पता ही होना चाहिए। आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित पूर्ण रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। यह क्रमाकुंचन गति पूरे भोजन नली में होती है। क्रमाकुंचन मतलब वही, देखो नली में से भोजन को आगे बढ़ाना है तो वहां कोई धक्का देने के लिए नहीं है खाना, कि अंदर कोई है जो कि बार बार खाने को धक्का देते रहेगा और बेचारा खुद भी निकल जाएगा और नया बंदा आ जाएगा जो धक्का देता रहेगा, नहीं, कोई भी नहीं है। तो खाना आगे कैसे बढ़ेगा? क्रमाकुंचन के कारण से, मतलब नली का सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना और फैलना, उसके कारण से ही खाना धीरे धीरे क्या होता है, आगे बढ़ता जाता है। मुंह से आमाशय तक भोजन गसिका या ईसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है, जिसको भोजन नलिका भी बोल सकते हो आप। आमाशय एक बृहत अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। आमाशय की पेशी भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। यह पाचक कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथि द्वारा संपन्न होते हैं। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावण करते हैं। मतलब जो हमारा स्टमक होता है, जो अभी आपने देखा रियलिटी में स्टमक होता है, वहां पर खाना टूटने के साथ साथ ये सब चीजें मिलाई जाती है उसमें, क्या क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन, एक एंजाइम छोड़ा जाता है जिसका नाम पेप्सिन है, और वो क्या मदद करता है? प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, मतलब प्रोटीन निकालता है खाने में से और हमको प्रदान करता है, हमारी ब्लड में घुलने का काम करता है, जिससे हमको प्रोटीन मिलता है। तो वो एंजाइम क्या नाम है? पेप्सिन एंजाइम है। कहाँ से निकलता है? अमाशय से निकलता है। और क्या पाचन करता है पेप्सिन? प्रोटीन को पाचन करता है। तथा श्लेष्मा का स्रावण करते हैं, श्लेष्मा निकालते हैं, मतलब श्लेष्मा एक तरह से लारी होगी, क्योंकि अम्ल जो निकला है उसको कम किया जा सके, उसका हाँ उनका प्रभाव जो है कम किया जा सके, इसलिए उसको श्लेष्मा, पेट में श्लेष्मा भी छोड़ा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। जो एंजाइम यहाँ पर इसने छोड़ा था ना पेप्सिन, जो कि किसको पचा रहा होगा? प्रोटीन को पचा रहा होगा। इस एंजाइम को काम करने के लिए एसिडिक माहौल चाहिए, और पेट उसको एसिडिक माहौल प्रोवाइड करता है, ताकि HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, वो उसको माहौल प्रोवाइड करता है ताकि ये पेप्सिन काम कर सके। अगर अम्लीयता नहीं होगी, जो आप मैं बोल रहा था ना आपसे कि ज्यादा इनो नहीं पीना चाहिए, अगर आप बार बार इनो पिएंगे तो आप अम्ल को कम कर रहे होंगे पेट में से, और अम्ल कम हो जाएगा तो ये पेप्सिन जो है वो काम नहीं कर पाएगा। पेप्सिन नहीं काम कर पाएगा तो आपकी बॉडी प्रोटीन नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगी, और प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी तो आपकी बॉडी की ग्रोथ रुक जाएगी, है ना। कई बच्चे ऐसा भी बोलते हैं ना कि वैसे मोटे नहीं होने का कारण हो सकता है एक तरह से, है ना, प्रोटीन बॉडी को नहीं मिल रहा है सही मात्रा में। अगर प्रोटीन मिलने लगेगा तो आपकी बॉडी जो है वो प्रोटीन एब्जॉर्ब कर लेगी, नई कोशिकाएं बनाएगी। अगर आप मेहनत कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो फिर आप मोटे होने लगोगे, है ना। तो एक कारण ये हो सकता है। आपके विचार में अम्ल कौन सा कार्य करता है सामान्य परिस्थितियों में? आपके विचार में अम्ल क्या करता है? तो अम्ल मेरे ख्याल से मैं पहले ही बता चुका हूँ। एसिडिक माहौल से क्या हो जाता है? पेप्सिन काम कर रहा होता है, जिससे प्रोटीन का पाचन होता है, साथ साथ बैक्टीरिया वायरस को मार रहा होता है ना। भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन सड़ नहीं पाता, बैक्टीरिया वायरस को वहीं खत्म कर देता है, वो पनपने ही नहीं देता है, जिसके कारण से भोजन सड़ता नहीं है। तो नहीं तो पेट में से सड़ने लगेगा और आपकी गैस वगैरह बनने लगेगी, मुंह से बदबू भी आ सकती है, सब चीजें हो सकती हैं। सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक अस्तर के अम्ल से रक्षा करता है। तो श्लेष्मा निकलता है ना, तो जो आपने अस्तर देखा, अभी अंदर की चीज देखी ना, वो ऐसी बाउंड्री थी, जो पेट के अंदर के जो हिस्सा देखा, जो बाउंड ऐसी सलवटे जैसी थी अंदर के हिस्से में, उस पे जो है श्लेष्मा लगा रहता है। और जो एसिड निकलता है HCl, बहुत तेज होता है वो एसिड से उस अमाशय की रक्षा करता है श्लेष्मा। उस एसिड से अमाशय को नुकसान नहीं होने देता। नहीं तो आपको सोचो, एसिड निकल रहा है पेट में तो जल नहीं जाएगा। और ऐसा होता है कई बार, जब पेट में से श्लेष्मा कम निकल रहा होता है, वो लार जो श्लेष्मा निकल रही होती है, दीवारें वो चिकनी नहीं हो पाती हैं, तो एसिड के कारण से हमारी जो स्टमक की दीवारें हैं वो डैमेज हो जाती है, और हमको पेट के छाले हो जाते हैं। बहुत कॉमन सी बीमारी है, आपने सुना होगा कई बार, ये फलाने व्यक्ति को पेट के छाले हो गए। तो पेट के छाले हो जाने का रीजन वही है, श्लेष्मा कम होने के कारण से जो दीवार है, अस्तर है, जो पेट की अंदर का अस्तर है, वो कहीं ना कहीं एसिड के संपर्क में आ गया है, जिसके कारण से वहां पर छाले हो सकते हैं आपको। हमने बहुधा वयस्कों को एसिडिटी तथा अम्लता की शिकायत करते सुना है। क्या इस संबंध में उपरोक्त वर्णित विषय से तो नहीं है? बिल्कुल है। जब हम खाना उटपटांग तरीके से खाते हैं तो जो हमारा स्टमक होता है वो एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ा देता है। उसको लगता है कोई नई चीज आई है, उसको पाचित करना है, ज्यादा एसिड की जरूरत होगी और एसिडिटी हो जाएगी। इसलिए यदि हम कोई चीज खा रहे हैं तो उसको रेगुलर खा रहे हैं, तो हमारे स्टमक को पता है कितना एसिड छोड़ना है। कोई नई चीज खा रहे हैं या ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं
तो उस केस में हमारा पेट ज्यादा मात्रा में एसिड रिलीज कर देगा और हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। अमाशय से भोजन क्षुधांत्र, क्षुधांत्र में जो मतलब आ जाता है, मतलब छोटी आंत में जाता है। ये अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुधांत्र आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, सबसे लंबा भाग है ना, बड़ी मतलब छोटी आंत जो है बहुत लंबी होती है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह संहत स्थान में अवस्थित होती है, मतलब बहुत ज्यादा गुड़ी मारी रहती है, इसलिए छोटे से स्थान में बन जाती है। रियल में भी देखा आपने भी, लेकिन लंबी होती है बहुत। बहुत विभिन्न जंतुओं में सुदान की लंबाई उसके भोजन, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी। विभिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई उसके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी का सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी सुदांत की आवश्यकता होती है। मांस पाचन सरल है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की छोटी आंत छोटी होती है। तो बोल रहे हैं छोटी आंत की लंबाई हर एक जीव में समान नहीं होती, सभी में अलग अलग होती है। जो जानवर घास खाते हैं, वेजिटेरियन है, जो जानवर घास खाते हैं उनकी छोटी आंत लंबी होती है और ज्यादा, मतलब गाय और भैंस की जो छोटी आंत होती है ना, वो इंसानों से भी लंबी होती है, क्योंकि उसको पचाना थोड़ा सा कठिनाई वाला काम है, इसलिए उनकी छोटी आंत लंबी होती है और ज्यादा मनुष्य से भी, ताकि वो जितना भी पोषण है उस घास में से निकाल सके। जितना लंबा रहेगा टाइम भोजन उस छोटी आंत में, उतना ही ज्यादा पोषण आसानी से, हाँ, जितने लंबे समय तक ट्रेवल करेगा उतना ही ज्यादा पोषण निकाला जा सकेगा। आंत छोटी होगी, खाना आएगा, उसका पूरा तरह से पोषण नहीं हो पाएगा और निकल जाएगा, वेस्टेज ज्यादा होगी। तो जो वेजिटेरियन लोग खाते हैं, मतलब इंसानों की नहीं बोल रहा हूँ, इंसानों की तो सब लोग सेम ही होती है, ऐसे जानवर जो घास फूस खाते हैं तो उनकी छोटी आंत और ज्यादा लंबी होती है, जिससे पूरा का पूरा पोषण निकाला जा सके उस घास से। उसके जस्ट विपरीत जो जानवर मांस खाते हैं तो उसको पचाना थोड़ा सा ज्यादा आसान रहता है, मांस को पचाना ज्यादा आसान रहता है, इसलिए शेर सरीखे जानवरों की छोटी आंत जो है उनकी लंबाई थोड़ी सी कम होती है, उनकी छोटी आंत ज्यादा बड़ी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मांस पचाना घास पचाने से ज्यादा आसान है। यहाँ एक नई चीज सीखने को मिलेगी आपको, लेकिन पता होना चाहिए इसके बारे में। छोटी आंत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा, यहाँ पर अब जो बात आएगी ना पूरी की पूरी छोटी आंत के बारे में, ये छोटी आंत कैसे कैसे काम कर रही होती है। छोटी आंत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। छोटी आंत में किस किस का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीन चीजों का मेनली छोटी आंत में पाचन हो रहा होता है, सब पूरे तरह से पाचन हो रहा होता है। इस कार्य के लिए यह यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है, मतलब एक रस छोड़ा जाता है लीवर और अग्नाशय से, पेनक्रियास से। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है और अन्याशयिक एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। यकृत से स्रावित पित्त रस इस कार्य को करता है। यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है। वसा पर तो क्रिया करता ही है, ये जो पित्तरस निकल रहा होता है वो जो खाना आया है ना वहां से एसिडिक है थोड़ा सा, तो पेप्सिन के लिए एसिडिक किया था खाने को, वहां वो वाला प्रोटीन का पाचन जो है वो पेप्सिन जो है एक्टिव हो गया और प्रोटीन अलग कर लिया उसने, थोड़ा बहुत जो बचा होगा वो यहाँ पर पित्तरस काम कर रहा होता है। तो यकृत से जो पित्तरस निकलता है वो सबसे पहले खाने को क्या करता है, क्षारीय बनाता है, और वसा पर क्रिया करने के साथ साथ इसको क्षारीय करने का काम भी करता है। छोटी आंत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, गोल गोल, जैसा अभी आपने डायग्राम में भी देखा था, रक्त कोशिकाओं में जैसे गोल गोल रहता है ना, वैसे वसा गोल गोल होता है छोटी गोलिकाओं में, खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। उस मतलब भोजन को छोटे छोटे गोल गोल भागों में तोड़ देना, जिसके कारण से एंजाइम उस पर आसानी से काम कर सके। यह साबुन का मैल पर इमल्सीकरण की तरह है, जिसके विषय में हम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। अभी पढ़ोगे अध्याय 4 में कि का मैल पर इमल्सीकरण, कैसे साबुन काम करता है, कैसे इमल्शन बनता है उसमें, और कैसे मिसेल की संरचना होती है, वो चैप्टर 4 में पढ़ेंगे अपन। अग्नाशय एक रस का स्रावण करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। देखो प्रोटीन का पाचन ऊपर ऑलरेडी पेप्सिन कर चुका था, बचे कुछ प्रोटीन का पाचन कौन कर देता है? ट्रिप्सिन कर देता है। ट्रिप्सिन एंजाइम होता है जो भी, वो भी क्या कर रहा होता है? प्रोटीन का ही पाचन कर रहा होता है। तथा इमल्सिकस वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। जो वसा का पाचन है वो कौन सा एंजाइम कर रहा होता है? लाइपेज एंजाइम कर रहा होता है। तो ये लिख लीजिएगा, आपकी बुक में काम की चीज है, कौन सा एंजाइम क्या काम कर रहा होता है, कहाँ कर रहा होता है। पेप्सिन स्टमक में निकलता है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का ही पाचन करता है, लेकिन ये छोटी आंत में निकलता है। लाइपेज जो है वो वसा का पाचन करता है और छोटी आंत में निकल रहा होता है। छोटी आंत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत्र रस प्रवाहित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। तो जो एंजाइम निकले हुए हैं वो जटिल कार्बनिक पदार्थों को काय में कन्वर्ट कर देंगे सरल कार्बनिक पदार्थों में, जैसे कि प्रोटीन को काय में कन्वर्ट करेंगे? अमीनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट को काय में कन्वर्ट करेंगे? ग्लूकोज में।
और वसा को काय में कन्वर्ट करेंगे, वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। पाचित भोजन को आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुलियों जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्र पर बढ़ा देते हैं, जिसको मैं रसांकुर बोल रहा था ना, नई बुक उसको एनसीईआरटी की बुक दीर्घ रोम बोलती है उसको। दीर्घ रोम कहते हैं, ये अवशोषण का सतही क्षेत्र पर बढ़ा देते हैं। दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक बना पहुंचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। बिना पचा भोजन बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, जहां दीर्घ रोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा और रोशनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो आखिरी में जो बचा हुआ भोजन है, जो कि हम उसमें से अवशोषण नहीं हो पाया, उसमें से कुछ बचा नहीं है, छोटी आंत ने पानी का भी अवशोषण कर लिया है, तो जो बचा कुचा मटेरियल है वो बड़ी आंत के द्वारा गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। गुदा द्वार में अवरोधनी होती है, जो कि पोटी पर नियंत्रण कर रही होती है। कब का जब मस्तिष्क नियंत्रण कर रहा होता है, कब उसको खोलना है, कब बंद करना है, ताकि मल निकल सके। तो इस प्रकार से पाचन होता है छोटी आंत में। इस प्रकार से वो सब चीजें होती हैं जिसके कारण से प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट छोटी आंत में अवशोषित करके ब्लड में घोल दिए जाते हैं, और ब्लड फिर उनको कहाँ ले जा रहा होता है, बाकी जगह पर ले जा रहा होता है। तो इस प्रकार से जो है वो पाचन चल रहा होता है पूरे का पूरा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ऑलरेडी टाइम हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।